नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बायोस्टीच। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया था, इसके बारे में थोड़ा समझा दिया था। ठीक है, तो आगे इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम रिमाइंड करा देते हैं, जिससे हमें नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए फ्लो मिल जाए। तो हम आपको रिमाइंड करा देते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, कोई भी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हर बच्चे में कैरेक्टर्स आते हैं। कैरेक्टर्स कह लीजिए, गुण कह लीजिए या लक्षण कह लीजिए। ये कैरेक्टर्स कहां से आते हैं? ये आते हैं बच्चे के पेरेंट्स से। ठीक है, तो बच्चे में पेरेंट्स से ही गुण आते हैं। ठीक है, पेरेंट्स से नहीं आएंगे तो कहां से आएंगे? बच्चा कैरेक्टरलेस तो होगा नहीं। ठीक है, तो बच्चे में कैरेक्टर्स उसके पेरेंट्स से आते हैं। तो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। माता पिता से लक्षणों का, गुणों का, कैरेक्टर्स का बच्चों में चले जाना, इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, अब जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें पेरेंट्स के लक्षण भले ही चले जाते हों, लेकिन वो सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता। ठीक है, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके कैरेक्टर्स वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ असमानताएं आ जाती हैं। ठीक है, इन्हीं असमानताओं को, इन्हीं डिफरेंसेस को, ठीक है, क्या चीज? डिफरेंसेस। इन्हीं डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, यही वेरिएशन कहलाते हैं। तो बच्चों का हूबहू कैरेक्टर्स में, लक्षणों में अपने माता पिता से मेल जोल न खाना, ये वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, अब जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो होते हैं, इनका अध्ययन, इनकी स्टडी हम बायोलॉजी के एक ब्रांच में करते हैं जिसको कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है, आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने की थी, जिसको आज हम जेनेटिक्स के रूप में जानते हैं, जेनेटिक्स के रूप में स्टडी करते हैं। इसके बारे में, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में सबसे पहले स्टडी जो की थी हमारे वेरी 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 ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी स्टडी की थी। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी की थी। इन्होंने ही अध्ययन किया था कि किस तरह से माता पिता के लक्षण बच्चों में चले जाते हैं। ठीक है, और बच्चों में लक्षण जाते हैं तो उसमें क्या समानताएं और क्या असमानताएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे महान वैज्ञानिक थे जिनकी देन है कि आज हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा जान लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, ये कौन थे। ठीक है, इनकी बायोग्राफी जान लेते हैं थोड़ी। ओके, G.J. मेंडल। ठीक है, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनकी हम बायोग्राफी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो G.J. मेंडल थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज में इस कंट्री का नाम आता है। ठीक है, यूरोपियन कंट्री एक ग्रुप है यूरोपियन कंट्रीज का, उसमें ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया कंट्री में इनका जन्म हुआ था G.J. मेंडल का। ठीक है,
और इनका जन्म कब हुआ था? इनकी जो बर्थ डेट है, बर्थ डेट ये है 22 जुलाई ईयर 1822, ठीक है, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑस्ट्रिया में ये किस जगह पर पैदा हुए थे? एक सिटी थी छोटी सी, उस सिटी का नाम है ब्रन, ये एक सिटी का नाम है, ठीक है। ब्रन सिटी में ये पैदा हुए थे, छोटी मोटी सिटी थी, ठीक है। जिसके घर ये पैदा हुए थे उनका नाम क्या था? इनके पेरेंट्स का नाम क्या था? इनके पेरेंट्स का नाम था एंटोन मेंडल और रोशाइन मेंडल, ठीक है, इनके माँ बाप का नाम था, ठीक है। तो इन्होंने इनका नाम क्या रखा? इनके पेरेंट्स ने इनका क्या नाम रखा? इनका नाम रखा गया जॉन मेंडल, ठीक है, इनका नाम जॉन मेंडल रखा गया। शुरुआत से इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल नहीं था, ग्रेगर तो बाद में ऐड हुआ। कब ऐड हुआ ये हम आपको आगे बताएंगे। तो इनका नाम था जॉन मेंडल, ठीक है। अब इनके जो माता पिता थे ये क्या थे? एक फार्मर थे, ठीक है, किसान थे, इनके माता पिता किसान थे। तो ये किसान परिवार में पैदा हुए जॉन मेंडल, ठीक है। जब ये थोड़े बड़े हुए तो स्कूल में जाने लगे, स्कूल में जाने लगे। ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत ही जीनियस स्टूडेंट थे, पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। और ये स्कूल जाते थे, अपनी पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे? अपने माता पिता की खेती बाड़ी में हेल्प किया करते थे, ठीक है, फार्मिंग में उनकी हेल्प किया करते थे अपने माता पिता की। तो ये ब्रिलियंट तो थे ही, तो फिर क्या करते थे? ये अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछा करते थे अपने पेरेंट्स से। अपने पिताजी से पूछते थे कि ये जो पौधों में फ्लावर आते हैं कई कलर के, ठीक है, तो ये फ्लावर्स में कलर कहाँ से आ जाता है, ठीक है, इस तरह की ये क्वेश्चन पूछा करते थे। तो पिता के पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं हुआ करता था, वो कुछ जानते ही नहीं थे इस बारे में कि ये कलर कहाँ से आते हैं, पौधा लंबा कैसे होता है, कोई पौधा छोटा कैसे होता है। तो ये बिल्कुल भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे इनके पिताजी। तो ये क्या हुआ? आगे पढ़ते गए और इन्होंने अपनी प्राइमरी की जो है एजुकेशन कंप्लीट कर ली। अब जो इनके पिता थे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो थोड़ी कमजोर थी, हैं, तो आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, पैसे वैसे नहीं थे इनके पास आगे पढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? मेंडल की पढ़ाई रोक दी पैसे की कमी की वजह से। जिससे क्या हुआ? इतना होनहार और ब्रिलियंट स्टूडेंट ये लड़का मेंडल ये डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, डिप्रेस्ड हो गया। ये आगे पढ़ना चाहता था बट नहीं पढ़ पा रहा था। फिर क्या हुआ? ये अपने माता पिता की खेतीबाड़ी में ही मदद करने लगा और ये पौधों को देखता रहता था, क्योंकि इनके माता पिता वेजिटेबल्स वगैरह अपने फार्म में उगाते थे। तो माता पिता की हेल्प करता रहा, धीरे धीरे ये बड़ा हो गया। जब ये 20-21 साल के हो गए, अब इनका पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही, तो इन्होंने क्या देखा? एक दिन इनके पास में एक चर्च हुआ करता था, ठीक है, तो चर्च में क्या था? वहां पर बहुत सारे मॉन्क रहते थे। मॉन्क मतलब सन्यासी लोग। मॉन्क कौन रहते थे उसमें? मॉन्क्स रहते थे, ये सन्यासी लोग हुआ करते थे। चर्च के पीछे एक स्कूल भी हुआ करता था, ठीक है, उस स्कूल में इन मॉन्क्स को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, हैं। तो जॉन मेंडल को जब ये पता चला कि चर्च के अंदर फ्री एजुकेशन दी जा रही है, वहां एक कॉलेज चल रहा है जिसमें मुफ्त पढ़ाया जाता है, तो इसने क्या सोचा? जॉन मेंडल ने इसने सोचा क्यों ना मैं भी मॉन्क बन जाऊं, मैं भी सन्यासी बन जाऊं, ठीक है। तो इन्होंने ठान लिया कि अब मैं सन्यासी बन के ही रहूंगा, मॉन्क बन के रहूंगा। तो 21 साल की उम्र में ये मॉन्क बन गए और चर्च में रहने लगे, ठीक है। जब ये चर्च में रहने लगे तो जो कॉलेज था चर्च के पीछे, उसी में ये पढ़ाई भी अपनी करने लगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते थे और क्या करते थे? चर्च बहुत बड़ा था, उसके पास बहुत सारी जमीन थी चर्च की,
तो उसमें एक गार्डन भी हुआ करता था। गार्डन में क्या होता था, अपने यूज के लिए उसमें वेजिटेबल्स और मटर वगैरह उगाई जाती थी। ठीक है, तो मेंडल को खेतीबाड़ी फार्मिंग का अनुभव तो था ही, तो ये पौधों में बड़ा इंटरेस्ट लिया करते थे। इनको मालूम था पौधों को कब पानी दिया जाता था, कब इनको कंपोस्ट दिया जाएगा, तो ये सारी जानकारी मेंडल को थी। तो पेड़ पौधों में इनका इंटरेस्ट देखते हुए, गार्डनिंग में इनका इंटरेस्ट देखते हुए, रुचि देखते हुए, वहाँ के जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, गार्डन का इनको हेड बना दिया। ठीक है, गार्डन इनके हवाले कर दिया। अब क्या होता था, ये पढ़ते थे कॉलेज में और गार्डनिंग भी करते थे। ठीक है, गार्डनिंग भी करते रहते थे। अच्छा, ये पढ़ने में अच्छे तो थे ही, साइंस और मैथ में। तो साइंस में, फिजिक्स में इनकी रुचि को देखते हुए, अच्छी रुचि को देखते हुए, चर्च ने क्या किया, अपनी तरफ से इनको 2 साल के लिए एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दिया। उस यूनिवर्सिटी का नाम था वेनिस यूनिवर्सिटी। ठीक है, वेनिस यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए इनको भेज दिया गया। 2 साल तक उन्होंने वहां पर फिजिक्स पढ़ी। किसने? जॉन मेंडल ने। जब ये फिजिक्स पढ़कर 2 साल के बाद लौटे चर्च में, तो इन्होंने चर्च के ही स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, टीचिंग का काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये टीचिंग करते थे और गार्डनिंग भी करते थे। ठीक है, तो अपने जो साथी थे उनसे भी ये सवाल पूछा करते थे, क्योंकि पेड़ पौधों में इनकी रुचि थी। तो ये पूछा करते थे कि ये जो मटर होती है ना, कुछ चिकनी मटर होती है, कुछ झुर्रीदार मटर होती है, तो हम ऐसा क्या करें कि सारी मटर चिकनी पैदा हो। ठीक है, बिल्कुल चिकनी, झुर्रीदार पैदा ना हो। साथी भी इनका जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि साथी इंटेलिजेंट थे, लेकिन इन सब बातों का वो जवाब नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो इनके सवालों का सेटिस्फैक्टरी आंसर किसी ने भी नहीं दे पाया। इसलिए इनके अंदर ये जिज्ञासा बनी रही इसके बारे में, पौधों के बारे में जानने के लिए। तो इनके अंदर जो जिज्ञासा बनी रही ये सब जानने की, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों पर अपने प्रयोग स्टार्ट कर दिए। ठीक है, उन पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गार्डन में कुछ पौधे बहुत लंबे हैं और कुछ मटर के पौधे बौने हैं। कुछ क्या है, कुछ पौधे लंबे हैं, मीन्स टॉल हैं, और कुछ पौधे बौने थे। बौने मतलब डॉर्फ। ठीक है, कुछ पौधे लंबे थे, कुछ बौने थे। किसी में फूल जो आ रहे थे, किसी किसी पौधे में फ्लावर जो लगते थे वो कैसे लगते थे, इधर लग रहे थे फ्लावर। ठीक है, एपेक्स पर। और किसी किसी पौधे में जो फ्लावर लग रहे थे वो कहां लग रहे थे, वो इधर लग रहे थे, एक्सियल फ्लावर लग रहे थे, एक्सिस पर। ठीक है, तो ये अंतर उन्होंने देखा। और क्या देखा, कुछ मटर की फलियां जो होती थी वो बिल्कुल फूली हुई होती थी और कुछ मटर की फलियां पिचकी हुई होती थी। ठीक है, तो इस तरह के उन्होंने 7 कैरेक्टर्स देखे। ठीक है, 7 कैरेक्टर्स उन्होंने देखे। तो वो क्या करते थे, सभी पौधों को बड़े ध्यान से, बहुत ही बारीकी से देखा करते थे और सभी चीजों को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करते थे। ठीक है, ये उनका क्रम जारी रहता था हमेशा। पौधों को देखते थे और उनका पूरा डिटेल, पूरा डाटा जो भी उनको समझ में आता था वो नोट कर लिया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कि एक कैरेक्टर के, ठीक है, कैरेक्टर कैसा, जैसे कि मान लो हाइट का एक कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, हाइट में, अब हाइट में उन्होंने एक ही कैरेक्टर के 2 तरह के पौधे लिए। जैसे एक था शुद्ध लंबा, ठीक है, शुद्ध लंबे पौधे लिए, और एक लिए शुद्ध बौने। ठीक है, ये
इस तरह के लिए। अब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने कैसे हुए कि उन्होंने जो भी बीज थे मटर के उनको गार्डन में उगाया, ठीक है, और एक बार नहीं उगाया, बार बार उगाया, ठीक है। हर बार क्या होता था, लंबे पौधे ही पैदा होते थे, ठीक है। तो कई पीढ़ियों तक उगाने के बाद उनको लंबे पौधे ही मिले, इसलिए उनको क्या कहा गया, शुद्ध लंबे पौधे, ठीक है। ये कैरेक्टर प्योर था, ठीक है, प्योर लंबे, प्योर टॉल। और इसी तरह बौने पौधों में उन्होंने किया, कई पीढ़ियों तक जब उनको उगाया तो हर बार बौने पौधे ही प्राप्त हुए, ठीक है, छोटी हाइट के, कम हाइट के, तो इसको कहा गया प्योर डार्फ, ठीक है। तो उन्होंने हाइट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर लिया, उसमें एक कैरेक्टर्स में जोड़े लिए जो शुद्ध लंबे थे और शुद्ध बौने थे। उनके बीच जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक ही पौधा हो, ठीक है, एक ही पौधा हो और उसके फ्लावर्स में वहीं पर पॉलिनेशन हो जाए, उसका जो एंथर होगा उसकी एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी की स्टिग्मा पर जब गिर जाते हैं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पौधे के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएं, ठीक है, यहां से निकलकर इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे पौधे के फ्लावर में चले जाएं उसके स्टिग्मा पर, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं। अब उन्होंने क्या किया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पौधे उगे, मतलब पॉलिनेशन कराने के बाद फलियां निकली, फलियों में क्या निकली, मटर निकली। उस मटर को जब उन्होंने उगाया फिर से, तो उगाया, उसके बाद क्या हुआ, जो भी पौधे पैदा हुए, जो भी पौधे निकले, वो सारे कैसे थे, सभी लंबे थे। सभी कैसे थे, सभी लंबे पौधे थे, ठीक है, सारे के सारे टॉल थे। अब मेंडल का दिमाग खराब, कैसे कि उन्होंने लिया तो था एक शुद्ध लंबा पौधा और एक लिया था शुद्ध बौना पौधा, ठीक है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लिया, लेकिन जब पौधे उगाए गए तो सभी के सभी लंबे हुए, बौना पौधा कहाँ गायब हो गया था। ये उनको सोचकर उनका दिमाग खराब था, ठीक है। तो वो सोचते रहे आखिर ये बौना पौधा कहाँ पर गायब हो गया। उनकी जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया हो, लंबे लंबे पौधे के बीच ही क्रॉस करा दिया हो शायद। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए जो भी लंबे पौधे मिले थे उनमें फिर से क्रॉस पॉलिनेशन कराया, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो क्या हुआ, अगली बार जब पौधे मिले उनको, जब नए पौधे हो गए नेक्स्ट टाइम, तो क्या हुआ, उसमें से 75% जो पौधे थे वो थे लंबे, ठीक है, और 25% जो पौधे थे वो थे बौने, ठीक है। ऐसे मान लो कि हर 3 लंबे पौधे पर एक बौना पौधा था, ठीक है। तो ये रेशियो आया 3:1, यानी कि 3 पौधे लंबे मिले उनको और एक पौधा बौना मिला। समझ में आया आपको, इस तरह से प्राप्त हुए। तो पहली पीढ़ी में उनको क्या मिले थे, F1 जनरेशन, जो पहली पीढ़ी थी उसमें सभी लंबे पौधे मिले उनको, ठीक है, सभी के सभी लंबे, यानी कि 100% लंबे पौधे मिले उनको देखने को। लेकिन जो उसके बाद सेकंड जनरेशन में पौधे उनको प्राप्त हुए वो 75% लंबे थे और 25% बौने पौधे थे, ठीक है। 3:1 के रेशियो में उनको पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फर्स्ट जो जनरेशन थी उसमें सभी लंबे पौधे मिले थे, तो बौना पौधा कहीं ना कहीं छुप गया, ठीक है, बौना पौधा कहीं ना कहीं छुप गया। मगर जब नेक्स्ट जनरेशन में
जो पौधे मिले वो 3 पौधे लंबे मिले और 1 पौधा बौना मिला, ठीक है। तो जो पहली पीढ़ी में लक्षण गायब हो गया था बौनेपन का, वो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट हो गया। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है इनके बीच में, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो छुपी बनी रहती है, ठीक है, छुपी रहती है और वो पीढ़ियों तक सतत बनी रहती है, अजर अमर है, वो चेंज नहीं होती है। कहीं ना कहीं जाके वो लक्षण आगे की पीढ़ियों में प्रकट हो ही जाता है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। अब उन्होंने ये निष्कर्ष पहली पीढ़ी में क्या निकाला था कि सभी लंबे पौधे हुए, इसका मतलब लंबापन का जो गुण है वो क्या है, डोमिनेंट है। लंबेपन का गुण क्या था, डोमिनेंट था, मतलब प्रभावी था। तभी तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले, लंबापन प्रभावी रहा, बौनापन अप्रभावी था। कैसा था, अप्रभावी, मतलब रिसेसिव था, अप्रभावी। बौनेपन का जो गुण था वो अप्रभावी था और लंबेपन का जो गुण था वो प्रभावी था, डोमिनेंट था, ठीक है। F2 जनरेशन में ये जो अप्रभावी गुण जागृत हो गया, प्रकट हो गया, ठीक है, 25% के रूप में। अब ऐसा नहीं था कि केवल 4 ही पौधे उगे थे, रेशियो आप देख लो, 70 जो भी पौधे उगे थे, चाहे 100 मान लो या 200 मान लो, तो 75% उसमें लंबे थे और 25% बौने थे। तो मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, पहला निष्कर्ष तो ये निकाला कि लंबापन का गुण डोमिनेंट है, प्रभावी है, ये प्रभावशील रहता है, और बौनेपन का गुण रिसेसिव है, अप्रभावी है। दूसरी चीज उन्होंने क्या पता की, ये पता कि सेकेंड पीढ़ी में बौनापन का गुण प्रकट हो गया, फर्स्ट पीढ़ी में प्रकट नहीं हो पाया था। मतलब इसके अंदर वो लक्षण, वो गुण, वो कैरेक्टर था तो, लेकिन पहली पीढ़ी में नहीं, नेक्स्ट पीढ़ी में जाके प्रकट हुआ। मतलब ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं छुपा रहा, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, उस कैरेक्टर को हमेशा धारण किए रहती है, बनाए रखती है, जो अगली पीढ़ियों में जाकर कहीं ना कहीं प्रकट कर देती है उस गुण को, ठीक है। अब वो कौन सी ऐसी चीज है, मेंडल ने उस चीज का नाम दिया, उस चीज को कहा फैक्टर, ठीक है, उस चीज को फैक्टर कहा, जो ये गुणों को बनाए रखती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाती है। उनको क्या कहा गया, फैक्टर कहा मेंडल ने। इस फैक्टर को हम आज जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन। इन्हीं फैक्टर को जेनेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको जीन कहा जाता है, ठीक है। तो मेंडल ने इस तरह से ये प्रैक्टिकल किया। इस तरह से उन्होंने और भी कैरेक्टर्स पर प्रैक्टिकल किया। तो टोटल उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पर प्रैक्टिकल किया, ठीक है। तो सभी 7 के 7 कैरेक्टर्स पर प्रैक्टिकल करने के बाद यही सब रिजल्ट निकला, जिस तरह से ये कैरेक्टर्स पर निकला लंबे और बौने पौधे का है। तो इसी तरह से सारे कैरेक्टर्स पर प्रैक्टिकल करने के बाद रिजल्ट प्राप्त हुए, ठीक है। अब क्या, मेंडल ने ये सारा डेटा नोटबुक में नोट करके रखा था, ठीक है। सारी डिटेल इन्होंने बना के रखी थी, नोट करके रखी थी। अब उनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया कि उनको कोई एक ऐसी बेहतरीन चीज मिल गई है जिसका दुनिया को पता ही नहीं है कि ये कैसे ये सब होता है? तो इतने ज्यादा वो एक्साइटेड थे कि उन्होंने सोचा कि अब ये सब दुनिया को बताने का समय आ गया है, ठीक है। अब दुनिया को इसके बारे में बताया जाना चाहिए, दुनिया तो अनजान है, ये सब कैसे क्या होता है, मैंने इसका पता लगा लिया है। और ऑब्वियसली अगर कोई इस तरह की चीज पता कर लेता है तो बहुत एक्साइटेड तो होगा ही। तो मेंडल ने जो भी प्रैक्टिकल किए, जो भी ये पौधे उगाए, जिन पर परीक्षण किए, उन्होंने लगभग 10,000 पौधों को उगाया। कितने? 10,000 पौधों को उगाया, उन पर प्रैक्टिकल्स किए। और ये प्रैक्टिकल उन्होंने ये सारे प्रयोग किए कब से कब तक? 1856 से लेकर 1863 ईयर के बीच में किए, ठीक है। सन 1856 से लेकर 1863 के बीच में ये सारे प्रयोग किए। कितने साल उन्होंने प्रयोग किए? 7 ईयर्स तक उन्होंने प्रैक्टिकल किए। कितने? 7 ईयर्स,
ठीक है, 7 साल उन्होंने लगा दिए ये सब प्रयोग करने में। ठीक है, तो क्या हुआ, सारा डेटा उन्होंने नोट करके रखा हुआ था, तो उन्होंने सोचा अब दुनिया को बताया जाए। फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा, उसमें सारी ये बातें लिखी जो कुछ उन्होंने पता लगाई थी। और ये आर्टिकल लिखने के बाद एक साइंटिस्ट की सभा हुई, उसमें अपने आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा। जब आर्टिकल उन्होंने पढ़ा तो पढ़ते टाइम जितना वो एक्साइटेड थे खुद मेंडल, तो पढ़ते टाइम उनको ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी बात को सभी साइंटिस्ट को समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं और क्या लोगों को समझना चाहिए। उनको ऐसा ही लगा। ठीक है, तो उनकी कोई प्रशंसा नहीं हुई, आर्टिकल पूरा हो गया, पूरा उन्होंने पढ़ दिया, किसी ने कोई ताली वाली नहीं बजाई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, उनको पूरा डाउट हो गया कि मैंने अच्छी तरह से इनको अपनी बात समझा नहीं पाई है कि मैंने क्या पता लगाया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, घर गए वापस, आर्टिकल को उन्होंने दोबारा फिर से नई तरह से लिखा और आसान भाषा में लिखा, ताकि लोगों को उनकी बात अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, उस आर्टिकल को दोबारा लिखने के बाद फिर से कुछ हफ्तों बाद साइंटिस्ट की सभा हुई, वैज्ञानिकों की सभा हुई। उस सभा में उन्होंने फिर से आर्टिकल को पढ़ा और आर्टिकल को पढ़ने के बाद जैसे कि उनको उम्मीद थी कि लोग समझेंगे, मगर फिर भी कोई नहीं समझा, किसी ने उनको भाव नहीं दिया। सभी साइंटिस्ट ने ये कहा, आखिर तुम इन मटर के पौधों पर प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके क्या सिद्ध करना चाहते हो, इससे तुम्हें मिलेगा क्या आखिर। ठीक है, ये सब बकवास है, ये बेकार की चीजें है। ठीक है, किसी ने उनको भाव नहीं दिया। बहरहाल उनका आर्टिकल साइंस की मैगजीन में तो छप गया। ठीक है, साइंस की मैगजीन में, विज्ञान की पत्रिका में छप गया और वो पत्रिका, वो मैगजीन लाइब्रेरी में रख दी गई और उस पर धूल चढ़ने लगी। ठीक है, तो इतना महान काम करने के बाद, इतना जीनियस काम करने के बाद उनको जब भाव नहीं दिया गया, कोई महत्ता नहीं दी गई, तो बेचारे वो होपलेस हो गए। ठीक है, और उन्होंने अपने साथियों से ये कहा कि देखना एक दिन मेरा समय जरूर आएगा। ठीक है, कोई भी होपलेस हो जाएगा भाई, इतना जीनियस काम करके किसी को अगर इंपॉर्टेंस ना मिले, कोई उसकी बात को ना समझे, तो कोई भी व्यक्ति होपलेस हो सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, उनकी सारी रिसर्च, सारे प्रयोग सब बेकार से चले गए। ठीक है, और पूरी जिंदगी वो यही सोचते रहे कि मेरी रिसर्च को कोई क्यों नहीं समझ पाया। फिर क्या हुआ, 6 जनवरी, ठीक है, 6 जनवरी 1884 को क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट इस दुनिया से चला गया, किसी की प्रशंसा का पात्र नहीं बन सका वो। ठीक है, इतना महान काम करने के बावजूद भी, तो इस दुनिया से चला गया वो। फिर क्या हुआ जब वो उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा मॉन्क था, अच्छा सन्यासी था, क्या था, अच्छा सन्यासी था बेचारा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसने मटर के पौधों में उलझते हुए गुजार दी, कोई ढंग का काम नहीं कर सका। ठीक है, इस तरह कह के उनको अलविदा कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, उनकी डेथ के 3 डिकेड बाद, 3 दशक बाद, कितने दशक बाद, 3 दशक बाद, 3 डिकेड्स। ठीक है, 3 डिकेड्स मतलब 30 ईयर के बाद, 30 साल के बाद यूरोपियन कंट्रीज से 3 साइंटिस्ट जो कुछ रिसर्च कर रहे थे, उनके हाथ में वो साइंटिफिक मैगजीन लगी जिसमें आर्टिकल लिखा हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का। ठीक है, मेंडल का वो आर्टिकल लिखा हुआ था, उनके हाथ में वो मैगजीन कहीं से लग गई। तो
उन्होंने फिर उसकी खोजबीन चालू की, ठीक है। तो उनके हाथ में फिर मेंडल का लिखा हुआ डेटा भी हाथ लगा, ठीक है। जब डेटा हाथ लगा तो उन्होंने उस पर फिर से रीडिस्कवरी की, ठीक है। उसको क्या किया, उनका जो मेंडल के जो भी परीक्षण थे, जो भी प्रयोग थे, उनको क्या किया, रीडिस्कवर किया, ठीक है, रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवर करने के बाद उन्होंने देखा कि अरे ये मेंडल ने जो भी कहा, जो भी लिखा, वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है, ठीक है, सब कुछ सही सही लिखा है। उसके बाद उनके प्रयोगों को, उनके प्रैक्टिकल को, उनकी रिसर्च को बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छपवाया गया और उनका प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से फिर ग्रेगर जॉन मेंडल को फेम मिली, प्रसिद्धि मिली, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जॉन मेंडल नाम था इनका बचपन से, ग्रेगर नाम जो मिला उनको जब वो चर्च में थे तो वहां के जो प्रीस्ट थे, उन सेंट ग्रेगरी नाम था उनका। क्या नाम था? सेंट ग्रेगरी, ठीक है। उन्होंने ही ये नाम उनको दिया, ग्रेगर नाम, ठीक है। ये ग्रेगर नाम सेंट ग्रेगरी ने उनको दिया था, तभी से वो ग्रेगर जॉन मेंडल कहे जाने लगे, ठीक है। तो ये थी बायोग्राफी सर ग्रेगर जॉन मेंडल की, ठीक है। बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट, वेरी वेरी जीनियस साइंटिस्ट, जिनकी महान कृपा से आज की जेनेटिक्स हमें मिली और उस जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं और उसी जेनेटिक्स ने बहुत बड़ी क्रांति लाई हुई है हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, ठीक है। बहुत सारी रिसर्च होती है, नई नई किस्म की प्रजातियां पैदा की जा रही हैं पेड़ पौधों में, और मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपने जीन्स में बीमारियों का पता लगा के उनका अच्छी तरह से इलाज कर सकते हैं, ठीक है। असाध्य से असाध्य बीमारियां जीनोम सीक्वेंस से पता कर ली जाती हैं कि क्या बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये सब देन थी हमारे महान वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ग्रेगर जॉन मेंडल की ये बायोग्राफी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कौन कौन से रूल दिए थे, ठीक है। उन्होंने जो रूल दिए थे वो आज सिद्धांत कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।